वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा ब्रेन लैंग्वेज को किस तरीके से प्रोसेस करता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देखो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूँ, और वो ये कि बिना किसी प्रीवियस लेक्चर को समझे आप दूसरे लेक्चर पे जंप मत करना। ठीक है, अदरवाइज़ ये आप ही को बहुत ही नुकसानदेह होगा। ठीक है, और अगर अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से नहीं समझा है तो आगे वाला लेक्चर आपको समझने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज आने वाली है। और अगेन ये आपकी लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज सीखने के जर्नी में ये बहुत ही आपको कह लो कि एक तरीके से आपके लिए नेगेटिव पॉइंट ऐड करेगा। ठीक है, तो जो भी थियरीज़ हैं इनको अच्छे से समझिए। ठीक है, तभी जा कर के आपकी स्पीकिंग और आपकी लिसनिंग बेहतर हो पाएगी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से ऐसे मत समझो कि बस ये सब थियरीज़ हैं तो इनका कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप थियरी नहीं समझ पाओगे तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। ठीक है, पहले थियरी अच्छे से पढ़ो एंड देन जा कर के हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पिछले वीडियोज़ में हमने देखा था कि हमारा ब्रेन किस तरीके से लैंग्वेज को प्रोसेस करता है जब हम सीख रहे होते हैं, जिसमें हमने ब्रोकास और वर्निक्स एरिया के बारे में हमने सारी चीज़ें बातें करी थी, और ब्रेन का स्ट्रक्चर एक तरीके से इसके पिछले वाले लेक्चर्स में और उससे पीछे वाले लेक्चर्स में भी हमने सारा कुछ डिस्कस करा था। ठीक है, तो ये सारा आज का ये जो टॉपिक है वो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वोकैबुलरी रिमेम्बरेंस, एक मिनट सॉरी, हाँ, वोकैबुलरी रिमेम्बरेंस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। अब ये दोनों चीज़ क्या होती है, ये देखो, पहली बात तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, तो ब्रेन वाला तो इट्स मस्ट कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप जाकर के पहले लेक्चर देखो, अगर आप न्यू हो तो। अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो जस्ट स्टे विद मी। ठीक है, एंड देन वोकैबुलरी रिमेम्बरेंस, आखिर इसका क्या मतलब है और इस टॉपिक का क्या पर्पस है पढ़ने का। तो पर्पस ये है कि जब हम इंग्लिश भाषा सीख रहे होते हैं, जब हम इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख रहे होते हैं, तो हमें से बहुतों लोगों का ये कंसर्न होता है, ये हमारी दिक्कत होती है कि हम अपने आप को ये एक्सक्यूज़ देते हैं। हाँ, एक टाइम पे किन्हीं लोगों का एक्सक्यूज़ जेन्युइन हो सकता है, और वहीं दूसरे टाइम पे वही सेम आंसर दूसरे के लिए एक तरीके से एक्सक्यूज़ नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप बहुत ही बिगनर हो देन यस यू कैन से कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, इसी के कारण दैट्स वाई आई कांट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, बट मोस्ट ऑफ अस हैव सफिशिएंट वोकैबुलरी। ठीक है, जितना कि हमें चाहिए, वी हैव एज मच वोकैबुलरी एज नीडेड। ठीक है, हमारे पास उतनी, हम में से बहुत ही अधिकतर लोगों के पास उतनी वोकैबुलरी का स्टोरेज है जितना कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और ये हमें बचपन से ही मिलता है। हम जब हम छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारी वोकैबुलरीज याद करा दी जाती है, और भी जब धीरे धीरे आते हैं तो 10th 12th तक आते हैं तो थोड़ी वोकैबुलरी और कुछ सोशल मीडिया का असर होता है, और भी बहुत सारी बुक्स या फिर कह लो कि जब हम जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती है उनसे हमें बहुत सारी वोकैबुलरीज मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये जो एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, और चूँकि मुझे वोकैबुलरी याद नहीं रहती है मुझे वोकैबुलरी, तो इसका आज हम एक तरीके से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, क्या हमें वोकैबुलरी सच में याद करने की ज़रूरत भी है, और ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसका इस वोकैबुलरी से क्या संबंध है। ठीक है, तो आज का ये पूरा सेशन वोकैबुलरी के ऊपर रहने वाला है कि वोकैबुलरी याद करनी चाहिए कि नहीं याद करनी चाहिए, कितनी वोकैबुलरी होनी चाहिए, कितनी वोकैबुलरी सफिशेंट है स्पीकिंग स्टार्ट करने के लिए, लिसनिंग स्टार्ट करने के लिए, प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए। सो ऑल दिस क्वेश्चंस at the end of the day you will have all those answer, you will have all answers of these type of questions। ठीक है, तो अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, वोकैबुलरी रिमेम्बरेंस एंड देन सबकॉन्शियस ब्रेन। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ दिस मॉड्यूल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मॉड्यूल, कि हमें क्यों पढ़ रहे हैं। अगेन, डोंट रिमेंबर वोकैबुलरी एक्सप्लिसिटली। ये कुछ ऐसा है कि मैंने पूरे लेक्चर का एक तरीके से आपको सार ही बता दिया कि आपको वोकैबुलरी ज़बरदस्ती याद नहीं करनी है। ठीक है, वाई इज़ दैट सो, ऐसा क्यों है,
अगर याद नहीं करेंगे तब तो फिर स्पीकिंग करने के लिए एटलीस्ट वोकैबुलरी तो होनी चाहिए ना। तो अगर याद नहीं करेंगे तो फिर एक तरीके से फिर बोलने में दिक्कत होगी। फिर लिसनिंग, हम जब किसी का सेंटेंस भी सुनेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो ये सब अभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो देखो, एट द एंड ऑफ द डे आप वोकैबुलरी मत ज़बरदस्ती याद मत करो, ठीक है। और इसके पीछे में हम यहाँ पे साइंटिफिकली रीज़न समझने वाले हैं, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सो इट इज़ अ फैक्ट कि हमें वोकैबुलरी एक्सप्लिसिटली याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से पूछिए ना कि जैसे मान लिया आपकी जो भी मदर टंग है, जैसे अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, तो ये जितनी सारी भी जो मैं अपने मुंह से वो वर्ड्स निकाल रहा हूँ, मैंने इन सब वर्ड्स को सीखने के लिए मैं किसी डिक्शनरी के पास नहीं गया, ठीक है। और इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इन सभी चीज़ों की मीनिंग मैंने कहाँ से ली। मुद्दा ये है कि मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि आपने मदर टंग, जब आपकी जो भी मदर टंग है उसको सीखने के लिए, उसके वर्ड्स को सीखने के लिए आपने कोई डिक्शनरी का यूज़ नहीं करा, ठीक है। देखो, बात काफ़ी सिंपल है। एक बच्चा जिस तरीके से लैंग्वेज सीखता है उसी तरीके से मैं इन सारे प्रोसेस को एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। जो बात जेन्युइन है, जो बात फैक्ट है, उसी के हिसाब से मैंने सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन करा। एंड ये एक फैक्ट है। फैक्ट का क्या मतलब होता है? विच डज़ नॉट चेंज, ठीक है। ये कभी बदलता नहीं, उसी को फैक्ट बोलते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं, जब जो एक्चुअली में जो लैंग्वेज के जो कह लो कि लैंग्वेज के जो साइंटिस्ट होते हैं, लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट, वो हमें यही सजेस्ट करते हैं कि हमें वोकैबुलरी एक्सप्लिसिटली याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा क्यों, हम आगे साइंटिफिक रीज़न भी जानेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ फैक्ट। ये कोई ऐसा नहीं कि ये मेरी बनाई हुई चीज़ है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं, इट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। और ये स्टेटमेंट और ये जो टेक्निक है, ये न्यूरो साइंस भी पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, ठीक है। न्यूरो साइंस क्या होती है? साइंस की एक ब्रांच जो दिमाग की स्टडी करती है, उसे हम न्यूरो साइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरो साइंस के द्वारा भी सपोर्टेड है। ये इस चीज़ का समर्थन करती है कि हमें वोकैबुलरी एक्सप्लिसिटली याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसे न्यूरो साइंस में सबसे पहले पैसिव वोकैबुलरी लर्निंग और रिकॉग्निशन मेमोरी कहा जाता है। पैसिव का क्या मतलब होता है यहाँ पे? पैसिव का मतलब वो होता है जो काम बैकग्राउंड में चल रहा होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपसे, तुम ये जो मेरी सांसें हैं ये ऑटोमेटिकली चल रही है। मैं रुक रुक करके ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे सांस लेनी है या फिर मेरा जो दिल है उसको धड़काना है। माई ब्रेन इज़ डूइंग ऑल दिस वर्क एफिशिएंटली एंड साइमल्टेनियसली इन द बैकग्राउंड, ठीक है। मेरा ब्रेन ये सारे काम बैकग्राउंड में कर रहा है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं पैसिव तरीके से काम करना। एक्टिव क्या है? अभी मैं जो बोल रहा हूँ इसको बोलते हैं एक्टिवली। मैं इंगेज कर रहा हूँ, मैं अपने एक तरीके से मेरा आपसे कॉन्टेक्ट एक तरीके से मैं कैमरा के सामने देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, दिस वर्क कैन बी कॉल्ड एज एन एक्टिव वर्क, ठीक है। बट द वर्क दैट इज हैपनिंग इनसाइड माई बॉडी would not be called as a active work, it would be called as a passive work, ठीक है। and all these type of works are basically, who is the actor that doing all these activities in my body? the brain, ठीक है। ब्रेन ही है जो मेरी बॉडी के अंदर की सारी एक्टिविटीज़ को कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक पैसिव समझ गए होगा। पैसिव का मतलब जो अपने आप बैकग्राउंड में चलती रहती है, ठीक है। इसे न्यूरोसाइंस पैसिव वोकैबुलरी लर्निंग कहता है। और रिकॉग्निशन मेमोरी, ठीक है। अभी क्या है, हम इसके बाद इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इसके लिए हमें शब्दों को एक्सप्लिसिटली, माने ज़बरदस्ती याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड इसे पैसिवली करता है, खुद ब खुद करता है ऐसे, ठीक है। कैसे? आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि माइलिनेशन के बारे में हमने, और वो माइलिनेशन क्या था? जब कोई काम हम बार बार करते हैं तो उसका जो न्यूरॉनिक स्ट्रक्चर है वो एक समय के बाद परमानेंट हो जाता है। और कैसे होता है परमानेंट? ब्रेन उसके ऊपर माइलिन नाम का एक लेयर ऐड कर देता है, जिसके कारण उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। तो ये जो माइलिनेशन की जो प्रोसेस होती है,
तो जब भी कोई न्यूरॉन किसी न्यूरल नेटवर्क का हिस्सा बनता है तो ब्रेन उस पर माइलिन नाम का एक फैट या इंसुलेशन चढ़ा देता है ताकि वो परमानेंट ब्रेन में स्टोर हो सके। ठीक है, यही माइलिन चढ़ा हुआ न्यूरल नेटवर्क, या यूं कहें तो ब्रेन में जितने भी ऐसे न्यूरल नेटवर्क हैं जिस पर माइलिन की परत चढ़ी होती है, वो सब के सब सबकॉन्शियस माइंड का निर्माण करते हैं। अब आपका सवाल था ना कि जैसे ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड वो सब कुछ, वो सारे न्यूरॉन्स का एक ग्रुप जो परमानेंट हो चुका है। इस परमानेंट न्यूरोनिक सर्किट के ग्रुप को ही सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अचेतन माने सबकॉन्शियस, ये एक्टिवली काम नहीं करता, ये बैकग्राउंड में पीछे पीछे काम करता है। यह मस्तिष्क का हुआ छुपा हुआ हिस्सा होता है जो हमारी मर्जी या इच्छा के बिना बैकग्राउंड में लगातार काम करते रहता है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर का एक तरीके से ऑटो पायलट है, जैसे दिल का धड़कना, फेफड़ों का सांस लेना, खाने का डाइजेस्ट होना, खाने का पचना, पलके झपकाना और भी बहुत तरीके के काम जो ऑटोमेटिकली होते हैं, जिसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, ऑल दिस टास्क डन बाय सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? यादों और आदतों का एक बड़ा सा गोदाम है। वो सारी यादें, वो सारी आदतें जिन्हें हमने बहुत बार रिपीट करा और वो परमानेंट हमारे दिमाग में स्टोर हो चुकी है, ऑल दीज आर गोइंग टू बी एज अ पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन या सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो ये वोकैबलरी में किस तरीके से काम करता है? ठीक है, हमें सबकॉन्शियस माइंड तो समझ में आ गया, लेकिन ये इसका वोकैबलरी से क्या रिलेशन है? तो वोकैबलरी रिमेम्बरेंस, यहाँ पे रिमेम्बरेंस का मतलब होता है याद करने की प्रक्रिया। ठीक है, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, रिमेम्बरेंस का मतलब याद करने का वो प्रोसेस। सो दैट प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज अ रिमेम्बरेंस। सो वोकैबलरी रिमेम्बरेंस में सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है। कैसे? इसमें बहुत सारे पॉइंट है जैसे हमें देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या है? पहली बार जब हम कोई शब्द देखते हैं, कोई नया वर्ड सुनते हैं, देखते हैं, तो मस्तिष्क में एक धुंधला सा रास्ता बनता है। कैसे? जब हम पहली बार कोई नया इंग्लिश का वर्ड पढ़ते हैं या उसका मीनिंग देख लेते हैं, तो हमारा ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब है, जिसके अंदर हिप्पोकैम्पस है, इसकी बात हमने पिछले वीडियोज़ में भी हमने करी थी। ठीक है, हमारा ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब है, जहाँ पे टेम्पररी बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती है और जहाँ पे नए न्यूरॉन्स बनते हैं, और वो जो नए न्यूरॉन्स होते हैं वो कौन बनाता है? हिप्पोकैम्पस। तो जब भी हम कोई नया वर्ड देखते हैं या उसकी किसी नए वर्ड की मीनिंग को देखते हैं, तो हमारे दिमाग का जो हिप्पोकैम्पस है उसमें न्यूरॉन के बीच बहुत ही बारीक और धुंधला सा कनेक्शन बनता है, जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस है। ठीक है, इस समय हमें वो वर्ड या वर्ड का मीनिंग याद नहीं हुआ होता है। ठीक है, जब हमने कोई वर्ड देखा, उसका मीनिंग देखा, ठीक है, हमने एक बार देख लिया, समझ लिया, लेकिन वो एक्चुअली में हमें वो वर्ड याद नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन मस्तिष्क ने उसकी एक ब्लर सी एक फ़ोटो ले ली है, एक तरीके से कह लो कि ठीक है, एक धुंधली सी तस्वीर अपने पास एक रख ली है कि हाँ, इस तरीके का कोई चीज़ होता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स और वर्निक्स एरिया के न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्सिस बनते हैं। आप पूछ सकते हो ना कि ये जो हिप्पोकैम्पस है ये किसके साथ कनेक्शन बनाता है? तो ये जो हिप्पोकैम्पस है और वो जो वर्निक्स एरिया है, जो लैंग्वेज के रिटेन और स्पोकन के लिए जिम्मेदार होता है। हाँ, याद कीजिए, हमने दो चीज़ के बारे में डिस्कस करा था, एक ये वाला एरिया वर्निक्स एरिया और ये ब्रोका एरिया। जब हम कोई भाषा सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो ये वाला एरिया काम होता है जब हम सीख रहे होते हैं। लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं, साथ ही साथ हम बोलने की भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस वर्ड को निकाल रहे होते हैं मुंह से, उसका साउंड निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये वर्निक्स एरिया और इस टेम्पोरल लोब के अंदर एक चीज़ होती है हिप्पोकैम्पस, इसके बीच एक कनेक्शन बनता है। इसके न्यूरॉन्स और इसके न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनता है, जिसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं न्यूरोसाइंस की भाषा में। ठीक है, तो ब्रेन ने क्या करा? पहली बार हमने कोई वर्ड देखा, मीनिंग देखा, तो उसकी एक तरीके से धुंधली सी, ब्लर सी एक तरीके से एक कनेक्शन बन गया, एक तस्वीर ले ली उसने। फिर इस टाइम पर ब्रोका एरिया का कोई काम नहीं होता, क्योंकि हम उस वर्ड को स्पीक नहीं कर रहे हैं, उस वर्ड को बोल नहीं रहे हैं, उस वर्ड को इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं। तो अभी इस एरिया का, ब्रेन के इस हिस्से का कोई काम नहीं होता है नए वर्ड्स के लिए। ऑफकोर्स सी बात है।
क्योंकि ब्रोका एरिया का काम क्या है, ब्रोकाज एरिया का भाषा को बोलना, लेकिन हमने तो बस अभी वर्ड देखा है, सुना है, समझा है, ठीक है, अभी तो हमने उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा है। सो दैट इज़ वाई दिस एरिया इज़ लाइक इनएक्टिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसलिए जब हम कोई एक नया शब्द पढ़ रहे होते हैं या फिर उसका अर्थ समझ रहे होते हैं, बिना ज़ोर से बोले, बिना बोले, जैसे मान लो कोई नया वर्ड आया तो हाँ देखते हैं ना, कहते हैं हाँ इसका मन ही मन हम पढ़ते हैं, उसको हम ज़बान से नहीं बोल रहे होते हैं, तब ब्रोका एरिया का जो न्यूरॉन होता है वो एक तरीके से शांत होता है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसलिए शुरुआती धुंधले कनेक्शन में ब्रोकाज एरिया की कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होती। यहाँ बस टेम्पोरल लोब के अंदर एक हिप्पोकैम्पस है और ये वर्निक्स एरिया के बीच सिनेप्सिस बनते हैं, धुंधली सी एक तस्वीर, ठीक है। हमने ये देख लिया क्या होता है, पहली बार जब हम कोई वर्ड देखते हैं तो इसके बीच में क्या होती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, जब वो शब्द दोबारा हमारे सामने दिखता है, जब कुछ दिनों के बाद वो शब्द हमारे सामने दोबारा किसी भी फॉर्म में, या तो बुक के फॉर्म में हो, मूवी के फॉर्म में हो, या किसी कन्वर्सेशन में आता है, जैसे वो उस वर्ड को हमने फिर से दोबारा किसी किताब में देख लिया, किसी मूवी में हमने उस वर्ड का उच्चारण देख लिया, उस मूवी में, वो मूवी कोई भी हो सकती है, ठीक है, किसी मूवी में उस वर्ड का यूज़ किया गया, या फिर किसी की जब हम कोई मान लो लिसनिंग कर रहे थे तो वो वर्ड किसी लिसनर ने बोला तो हमें खट से पता चला कि हाँ दैट वर्ड आई हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट दैट, ठीक है, उस वर्ड के बारे में मैंने पहले से ही जान रखा है, सुन रखा है, ठीक है। तो तब क्या होता है, जब हम फिर से उस वर्ड को देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है, ठीक है। वो हमारे कॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेजता है, अरे आई हैव सीन दिस वन, मैंने इसको पहले देखा है, मैंने कहीं इसको देखा है पहली बार, इस शब्द को, यह शब्द मैंने कहीं देखा है, ठीक है, आई हैव सीन दैट वन। और जब हम उस वर्ड और उसके मीनिंग को पहचान लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उस धुंधले न्यूरल पाथ पर दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल का करंट दौड़ता है। यहाँ से यहाँ के बीच का मान लो जो वो नया वर्ड था उसका कनेक्शन शुरुआत में धुंधली थी, लेकिन जब हम उस वर्ड को देखते हैं तो ये जो पुराना जो कनेक्शन था, जो धुंधला हुआ करता था, अगेन ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ब्रेन इसी तरीके से काम करता है। देखो अगेन यही सब कुछ है, न्यूरॉन्स हैं, टेम्पररी न्यूरॉन है, परमानेंट न्यूरॉन्स हैं, ये कुछ ऐसे ही काम करते हैं, एक तरीके से रिपीटेशन में काम करते हैं। अगर आप ये समझ गए तो ये सब चीज़ें आपके लिए एक तरीके से इट्स अ पीस ऑफ केक, ठीक है। आप समझो कि ब्रेन चलता कैसे है, ब्रेन काम कैसे करता है, ठीक है। हम आगे आने वाले वीडियोज़ में हम ये भी देखेंगे कि आई वर्सेस जो ह्यूमन ब्रेन है, इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिफोर मूविंग to that topic, all these topics are very necessary and very important to know about that, ठीक है। if you don't know about all these topics, then understanding that module I versus human brain would be very difficult for you, ठीक है। आपके लिए बहुत ही एक तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो चलो इसको ख़त्म करते हैं सॉरी। और जब हम ये तो हो गया था ना, जब हम उस नए वर्ड को देखते हैं तो हमारा वो जो पुराना न्यूरल पाथ है उस पर फिर से करंट दौड़ता है। एक्चुअली न्यूरॉन्स क्या करते रहते हैं, न्यूरॉन्स एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही तो भेजते रहते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है बिट्स के फॉर्म में, एक तरीके से जैसे कंप्यूटर अपनी मेमोरी में जो भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करता है वो बिट्स के फॉर्म में करता है, तो एक तरीके से ब्रेन भी हमारा कुछ उसी तरीके से काम करता है, ठीक है, बिट्स के फॉर्म में। और उसमें भी जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्लो करते हैं। एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे आप करंट बोलते हो ना, एक्चुअली में करंट होता है, लेकिन वो करंट उतना मजबूत नहीं होता, उतना क्या लो उतने वोल्टेज का नहीं होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काफ़ी वीक होते हैं, बट इतना कि न्यूरॉन्स के लिए सफिशेंट होते हैं, ठीक है। तो एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के द्वारा, इसी को न्यूरो साइंस में हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द टेक्निकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग।
जब हम किसी शब्द को दोबारा देखते हैं तो हिप्पोकैम्पस उस बारीक से वर्निक्स एरिया को फिर से सिग्नल भेजता है। यहाँ पे जो हालांकि एक्चुअली और नीचे है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये फ्रंटल व्यू है। ये 3D में तो है नहीं, 2D में है। तो मान लो इसके नीचे एक हिप्पोकैम्पस है। ये हिप्पोकैम्पस दोबारा से वर्निक्स एरिया के बीच जो धुंधला कनेक्शन बनना था उसको फिर से कनेक्ट, एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। ठीक है, यदि हम उस वर्ड की प्रैक्टिस बढ़ा देते हैं, उसे वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं या खुद बोलने की कोशिश करते हैं, तब ब्रोका एरिया भी इस न्यूरल नेटवर्क में शामिल हो जाता है। अभी तो फिलहाल ये दोनों ही थे, लेकिन जब हम बोलना शुरू कर देते हैं, देखिए कोई चीज़ अगर हम बार बार कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वी विल स्पीक एट पर्टिकुलर टाइम, या फिर एक समय के बाद हम उस चीज़ को बोलना शुरू करेंगे, यूज़ में लेना शुरू करेंगे। तो जब भी हम बोलेंगे तो हमारी मसल बिल्डिंग स्ट्रांग हो गई, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए। तो यहाँ और यहाँ के बीच पहले से कनेक्शन बना हुआ है शुरुआती समय में, और जब हम बोलना शुरू किए तो एक कनेक्शन यहाँ से भी बन गया, एक तरीके से मान लो एक कनेक्शन यहाँ से भी बन गया। समझ रहे हो? तो ये न्यूरल नेटवर्क और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि इस न्यूरॉन और इस न्यूरॉन से ये भी न्यूरॉन जुड़ चुका है। तो ब्रेन समझता है कि अच्छा बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क बन रहे हैं, तो इसका मतलब ज़रूर ये कोई काम की चीज़ हो गई। सो लेट्स रिमेंबर इट एंड मेक इट परमानेंट, ठीक है, बाय एडिंग माइलेशन और वट एवर थिंग। तो ब्रोका एरिया भी इस न्यूरल नेटवर्क में शामिल हो जाता है। बार बार प्रैक्टिस करने पर हिप्पोकैम्पस उस जानकारी को पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर देता है वर्निक्स एरिया में। अभी जो मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, वो वर्ड मीनिंग क्या होगा, उसका वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे APPLE होगा या फिर APAPLE होगा, ALPPE ऐसा कुछ होगा। तो ये सब सारी जानकारी हमने पीछे भी देखा था कि 30 दिनों तक टेम्पोररी तरीके से स्टोर होता है टेम्पोरल लोब में। जब हम उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एक समय बाद दिमाग थक हार के कहता है कि चलो ठीक है, इतनी बार प्रैक्टिस कर लिए हो तो बार बार यहाँ से ये भेजने की जगह पे एक ही बार पूरा सारा जानकारी यहाँ पे भेज देते हैं, ताकि वर्निक्स एरिया को जब भी ज़रूरत पड़े उस वर्ड की वो खुद ही देख ले, मेरे पास दोबारा ना आए कि भाई वो वर्ड मैंने देखा था, उस वर्ड का इस्तेमाल फिर से करना है, तो उसकी जानकारी दो कि इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो अगर हम कोई वर्ड देखते हैं तो वर्निक्स एरिया को इससे पूछना पड़ता कि भाई बताओ इसका मीनिंग क्या था। ठीक है, एक समय बाद क्या करता है, ये इससे पूछना बंद कर देता है, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, क्या करता है, बार बार प्रैक्टिस करने पर हिप्पोकैम्पस उस पर्टिकुलर चीज़ की जानकारी पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर देता है वर्निक्स एरिया में। ठीक है, और ब्रोकाज एरिया के न्यूरल नेटवर्क के बीच एक सीधा सा और मजबूत सा एक परमानेंट रास्ता बन जाता है। ठीक है, चूँकि हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स ये बात है कि हम बोलेंगे भी, तो इसके और इसके बीच एक परमानेंट रास्ता बन जाता है, एक तरीके से परमानेंट कनेक्शन बन जाते हैं। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग, एंड जहाँ भी डाउट आए यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट। अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एंड सो उसके बाद क्या होता है, हिप्पोकैम्पस का काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है और इस शब्द की एक तरीके से परमानेंट लोकेशन हमारे दिमाग में बन जाती है। ठीक है, रिकॉल करने की जो कोशिश है यही न्यूरॉन को मजबूत बनाती है। कोई भी काम रिपीट उसको करते रहो तो ब्रेन थक हार करके उस चीज़ को परमानेंट बना ही देता है। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हो जो जानते हो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ये भी देख रहे हो कि उस चीज़ को करने में काफ़ी मेहनत लग रही है और बेसिकली यू आर नॉट इंटरेस्टेड ऑफ डूइंग दैट थिंग, तो थक हार करके प्रैक्टिस करते रहो। एक तरीके से वो दिमाग से चालाकी से कुछ करवाने का एक तरीका है कि प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, लेकिन ये इतना एक तरीके से मान लो कि हाँ शुरुआती समय में तो ठीक ठाक है, लेकिन अब थोड़े से एडवांस लेवल की बात करो तो वो काम करना ही क्यों है जो आपको पसंद नहीं है, वो काफ़ी फिलोसॉफिकल हो जाएगा फिर। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, एंड तीसरा,
यह तरीका रटने से बेहतर क्यों है? अच्छा, यहाँ पे तो मैंने बताया नहीं कि यहाँ पे इसका कंक्लूजन क्या हुआ। कंक्लूजन ये है, आप याद करना छोड़ दो, बस उस वर्ड को नेचुरली देखो, ठीक है, कि वो वर्ड, अच्छा ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग इस तरीके से है, थोड़ा थोड़ा बोलते रहो, रिकॉल करते रहो, बस उस वर्ड को देखो। एंड हाँ ठीक है, इसका ये मीनिंग होता है, बस एक नज़र देखो, फिर बंद कर दो, फिर कुछ और करने लग जाओ, या फिर मान लो अपनी प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन एक टाइम पे उस चीज़ को दोबारा एक तरीके से रिकॉल करो। याद नहीं करना, बस देखो कि हाँ ये है, ये है, ये है, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। शुरू में काफ़ी ऐसा लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ ये, बट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो माई सजेशन इज, सो द फाइनल मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ ऑल दिस, यहाँ पे जो सारी चीज़ें मैंने नोट्स बनी, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट ट्राई टू रिमेंबर वोकैबलरी एक्सप्लिसिटली। ज़बरदस्ती वोकैबलरी याद करने की कोशिश मत करो। आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हो, नहीं, ये आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। आपकी फ्रस्ट्रेशन कम करेगा, आपकी जो दिमाग में खचपच चलती रहती है ना वोकैबलरी को लेकर के, वो 1 महीना करो, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरी बात ये आपको परी कथा जैसी लगेगी कि क्या कुछ भी बक रहा है, ठीक है। करोगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज यू विल नेवर गेट टू नो कि हाउ दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। सो इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड, एंड अगेन वो जो दूसरा मॉड्यूल याद है आपको, ये वाला, कि वाई इंग्लिश, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन शुड बी क्लियर। अगर ये क्लियर नहीं है कि आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, दैट मीन्स, पहली बात तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है तभी आप इस लेक्चर तक आए होगे, अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स। अगर आपके पास एक बेहतर रीज़न नहीं होता, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो शुरू से, अगर जुड़े हुए, तो इट मीन्स यू हैव अ वैलिड रीज़न, इट वुड बी अ वैलिड रीज़न, ठीक है। लेकिन अगर कोई है मान लो जिनके पास वैलिड रीज़न नहीं होगा, वो ये सीरीज़ कब की छोड़ के जा चुके होंगे, ठीक है। एंड आई डोंट केयर ऑल दिस पीपल्स, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इफ़ यू वैल्यू नॉलेज, एंड इफ़ यू रियली थिंक दैट कि नहीं ये सब सारी चीज़ें हेल्प करती है, देन स्टे विद मी, ठीक है, और कुछ नहीं। सो ये तरीका रटने से बेहतर क्यों है, फाइनली हमारा ये लास्ट टॉपिक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, अगेन वही सारी चीज़ें हैं जो हमने ऊपर देखी है। जब हम वर्ड्स को ज़बरदस्ती रटने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उसे फालतू समझ करके खुद ब खुद 30 दिन के भीतर उसको डिलीट कर देता है, ठीक है। दूसरा, स्वाभाविक जुड़ाव, नेचुरल कॉन्टेक्स्ट, जो मैंने बोला ना कि बस ऐसे खोल कर देखो कि हाँ ये वर्ड है, इसका ये मीनिंग है, कि हाँ जैसे मान लो इंटरप्रिटेशन, जैसे मान लो एक वर्ड है इंटरप्रिटेशन, या फिर any kind of word that you can take example as an example, like natural का मतलब something which is not artificial, something which is available in the nature, so this thing can be called as a natural thing, ठीक है। so natural का क्या मतलब, हाँ पहले हिंदी में थोड़ा सोचो कि हाँ नेचुरल माने क्या। जो बिगिनर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ कर सकते हैं, जो इंटरमीडिएट है उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश में ही ट्राई करो। if it could be possible then try in English, only in English, ठीक है। but if you are a beginner student then you can just take exam, you can just take help your mother language, ठीक है। आप उसको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कन्वर्ट करना है कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही है कि नेचुरल कॉन्टेक्स्ट का मतलब बस देखो, खोल करके 10-15 मिनट बस देख लो उस वर्ड को और बंद कर दो उस चीज़ को। तो जब हम पढ़ते या सुनते समय शब्दों को स्वाभाविक नेचुरली रूप से बार बार देखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड समझ जाता है कि यह शब्द भाषा को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए वह कनेक्शंस ऑलरेडी ब्रोका एरिया, वर्निक्स एरिया में, और हमेशा के लिए परमानेंट ये सब करता रहता है दिमाग, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करते रहो, आप देखते रहो, ठीक है, चीज़ों को कंटिन्यूसली करते रहो। ब्रेन को जो करना है करता रहेगा, दिल धड़क रहा है मेरे कहने ना कहने से नहीं, वो खुद भी कर रहा है, ठीक है। मेरे और आपके हाथ में बस इतना ही है कि बस प्रैक्टिस करो, डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। हेंस अतः
वर्ड्स को एक्सप्लिसिटली रिमेंबर करने के बजाय उन्हें बार बार कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना शुरू करो, पहचानना शुरू करो कि हाँ ये वर्ड है जो मैंने वहाँ भी देखा था और ये वर्ड मैंने यहाँ देखा। अच्छा, उस वर्ड का तो मीनिंग ये निकल रहा था, लेकिन दूसरे सेंटेंस में इस वर्ड का मीनिंग कुछ और निकल रहा है। आखिर ये क्या मामला है? आखिर इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है? ये वर्ड कहाँ यूज़ होता है? इस वर्ड का क्या मतलब होता है? इस वर्ड को और किन किन जगहों पे मैं यूज़ कर सकता हूँ? ये एक वर्ड के साथ ऐसा करना पड़ेगा। आप इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज हो उसको सीखने में हल्के में मत लो, ठीक है? मैं बार बार कह रहा हूँ, लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ वेरी हार्ड देन लर्निंग एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट। आप एक सब्जेक्ट को तो एक समय बाद ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे से समझ जाओ, बट दिस इज़ नॉट ट्रू व्हेन इट कम्स टू अ लैंग्वेज, ठीक है? जब बात लैंग्वेज की होती है तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेल करनी स्टार्ट हो जाती है। आपको बस एक ही चीज़ मदद करेगी, आपकी प्रैक्टिस। लेकिन कौन सी प्रैक्टिस? अंधाधुंध प्रैक्टिस नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थियरीज़ पढ़ा रहा हूँ, उस थियरीज़ को समझिए। ये सारी थियरीज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, आखिर ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है? नॉर्मली ऐसा स्ट्रक्चर तो देखने को नहीं मिलता। तो वाई द ट्यूटर हैज़ डिज़ाइंड द सिलेबस और द हेल्प गाइड लाइक दिस? मैंने ऐसा सिलेबस, इस तरीके का हेल्प गाइड क्यों तैयार करा है? क्योंकि इस तरीके की चीज़ें तो जब हम नॉर्मली जब हम किसी टीचर से पढ़ते तो ये सब सारी चीज़ों की तो बातें होती ही नहीं है। सो वो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि उन्हें, उनका कोई पर्पस कुछ और होगा, लेकिन हमारा पर्पस है लैंग्वेज को सीखना, कम्युनिकेट करना। सो द वे आई लर्न द लैंग्वेज, आई एम टीचिंग द सेम technique or the thing that really helped me in the past, ठीक है? ओह, ख़त्म भी हो गई? मुझे लगा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, बट आई होप हाँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक ही गोल है यार, कि मत रटना मत इसको, ठीक है? आपको बहुत सारे लोग कहेंगे, आपको भी खुद पे डाउट होगा। पहली बात तो मेरे पे डाउट हो रहा होगा कि मैं इसके सुनूं क्यों, बट आप यहाँ तक आए हो तो यू रियली नो दैट कि हाँ द गाइज जेन्युइन और नॉट। आई डोंट थिंक कि मैं इन सारे सवालों के जवाब उधर में जाना नहीं चाहता, ठीक है? अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? सो जैसा बताया है, जैसा अभी तक बताया है वैसा करो, ठीक है? दैट्स सेट। So I hope this video will be helpful for you, and और ये सारी जानकारी ने आपको कुछ ऐड किया होगा, आपकी ऑफ कोर्स ये आपके लर्निंग में मदद करेगा, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।